So, dear students, I welcome you all for today's session. Today, we are going to deal with the soft skills. This is Naz Muhammad Iqbal, and today's topic is problem solving. Before starting and before moving forward, first we have to know what is soft skill. आपको पता होना चाहिए कि soft skills हैं क्या. There are the three categories in skills. One is soft skill, another one is hard skill, and the third one is life skills. हम जो है पर्टिकुलरली सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होता है, जैसे हार्ड स्किल्स हो गई हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक क्राफ्ट और टेक्निक. मीन्स आप कोई अच्छा क्राफ्ट कर लेते हो, कोई अच्छी चीज़ बना लेते हो कागज़ से, या फिर कोई साइकिल अच्छी तरह से रिपेयर कर सकता है, कोई इंजीनियर है, आपके घर में कोई फैन या मिक्सर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसको ठीक कर सकते हो. तो दिस इज़ योर हार्ड स्किल, दैट यू आर एबल टू डू समथिंग एंड यू आर एबल टू रिपेयर समथिंग. सो ये किसके अंदर आएगी? हार्ड स्किल के अंदर आएगी. लेकिन हम जो आज सॉफ्ट स्किल्स पढ़ने वाले हैं वो आती है आपके, this is not related to your technical skills. Let's see the definition. Soft skills are non-technical skills that relate to how you work. Means it relates to your behavior, especially means how you work. They include how you interact with colleagues. और सिर्फ ये नहीं है कि which is related to your behavior एंड इन योर इंटरक्शन टू योर कलीग्स. आपके साथ अपने दोस्तों के साथ आपका बिहेवियर है, आपके घर वालों के साथ, जो आपके कॉलोनी में रहते हैं उन लोगों के साथ. मीन्स हर एक के साथ आपका एक अलग रिलेशन है, आपका बिहेवियर डिफरेंट है. सो हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू डू योर वर्क एफिशिएंटली. कोई जो है बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग कर लेता है, कोई जो है बहुत अच्छी तरह से उसमें रंग फिल कर सकता है. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट स्किल्स यू हैव. हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू मैनेज योर वर्क. In the day-to-day life, we usually, surrounded with the different problems, and in that situation, how you solve your problem. किसी को जो है बहुत क्विक सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई जो है वो एक हफ्ते तक उस चीज़ के बारे में सोचता ही रहेगा. तो ये जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपकी सलाहियत है, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आती है. और टुडे स्पेशली हम इसी को डील करने वाले हैं कि हाउ वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. हमें सॉफ्ट स्किल का जो अभी हमने 5 डेज का जो प्रोग्राम रखा है वो हमें क्यों देखना चाहिए, क्यों हमें उस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए. व्हाट ऑब्जेक्टिव्स दैट प्रोग्राम हैव. सो लेट्स सी ऑन द ऑब्जेक्टिव्स. The objectives of the soft skills training program are to give each student a realistic perspective of work and work expectation to help formulate problem solving skill. ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो गया. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे हैं. टू ट्रेन मीन्स दिस इज़ द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड थ्रू विच व्हाट वी डू. हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी सॉफ्ट स्किल को आप पॉलिश कर सकते हो, किस तरह से आप आपकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हो. And these programs only guide the students to solve and to formulate the problem and making appropriate responsible decision. जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, then what you do first, you have to think over it and then you may try to find out the solution in the different way. So come to the objectives. What are the objectives of soft skills? Why one should do this program of 5 days which we have for you. So these soft skills inculcate some new skills into your mind and your behavior. So यहाँ पे क्या है कि it helps to take you a right decision. What way I was saying to you that if some problem is coming in front of you, आपके सामने कोई problem आ जाती है, then what you will do, first you have to think over it. और आप उसके अलग अलग solution देखोगे. आप ये सोचोगे कि सबसे पहले किस तरह से ये problem solve होगी. आप जो देखोगे कि कौन सा जो solution है वो time saving है, कौन सा जो वो जल्दी हो जाएगा. तो आप उस वे को यूज करोगे, ना कि आप कोई लॉन्ग वे यूज करोगे. तो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि जब प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप डिफरेंट वेज उसको देखोगे, देन जो सबसे इजीएस्ट होगा आपके लिए फिजिबल होगा आप उसको वो यूज करोगे.
तो ये सॉफ्ट स्किल को डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको हम पॉलिश कर सके। जैसे कि उसमें आ गया आपका डिसीजन मेकिंग, आ गया टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, देयर आर इन नंबर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो यहाँ पे आप जो 5 डेज का प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हो, यहाँ पे हम आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं उससे आपकी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होगी। नाउ यू आर अब आप यू आर नॉट किड, नाउ यू आर मूविंग टू योर लाइफ एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको डिसीजन लेते हुए आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दे बोथ आर गोइंग हैंड इन हैंड। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको फौरन डिसीजन लेना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। So today my topic is problem solving, and we are going to learn how one can solve the problem if the problem comes to your way. If you are doing some project, if you are doing your work, and if you are on your workplace and there are a number of problems come together, and what you will do. So at that particular time, first you have to resolve the very first problem, means आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो आप पहले सॉल्व कर सकते हो और जिसको सॉल्व करना इमीडिएट मीन्स जरूरी है। तो आप पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ स्टेप्स हैं विच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबसे पहले हमें समझना पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ किसे जाता है। सो द डेफिनेशन इज ए डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर रिक्वायरिंग ए सॉल्यूशन। एक ऐसा मैटर, एक डाउटफुल और डिफिकल्ट मैटर है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मीन्स दो चीजें एक साथ अगर आपके सामने आ गई हैं तो आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो लाइक दिस थिंग्स विच इज डाउटफुल एंड डिफिकल्ट, सो आपको उसे सॉल्व करना है और ये चीज जो है वो प्रॉब्लम कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज समथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड और अकम्प्लिश और डील विद। कुछ चीज ऐसी है जिसको आप डील करना आपके लिए मुश्किल है एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रॉब्लम। अब ये तो हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। आप कॉलेज आ रहे हो, सुबह आपने आपकी बाइक स्टार्ट की और आपको पता चला कि आपकी बाइक में पेट्रोल तो है ही नहीं, खत्म हो गया था वो रात में ही, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप जाओगे आपकी गाड़ी को लोड करके और आप उसमें फिल करोगे आपकी टैंक को। तो यहाँ पर जो है दिस इज ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। आप जो है वो आपका प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कुछ टाइप कर रहे हो, सडनली आपकी पेन की जो है वो रिफिल खत्म हो गई है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। सो आप क्या करोगे? न्यू पेन बाय करोगे। तो इसका कोई नाम नहीं होगा। जो भी चीज़ आपको रुकावट पैदा करती है या डिफिकल्ट है, डाउटफुल है, ये चीज़ें सारी जो है वो प्रॉब्लम में आती हैं। सो द डेफिनेशन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हेल्प यू डिटरमाइन फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मतलब ये है कि को आइडेंटिफाई करो। आपकी पेन काम नहीं कर रही है तो आप चेक करोगे कि आपकी पेन में रिफिल है, खत्म नहीं हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में ये होगा कि सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई, आप चेक करो, पता करो कि प्रॉब्लम है कहाँ। हाँ, तो आप पहले उसको चेक करोगे और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, सॉल्विंग स्किल है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। पहले तो प्रॉब्लम पता करो फिर उसको सॉल्व करो, दो चीजें एक साथ चल रही हैं यहाँ पे। एंड टू फाइंड द इफेक्टिव सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है। अगर आपके घर में कोई मसला हो जाता है, कोई बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको जाकर रिजॉल्व करोगे, उस चीज को खत्म करोगे, ना कि उस चीज को वैसे ही छोड़ दोगे। जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई करो एंड देन टू फाइंड आउट द इफेक्टिव सॉल्यूशन। इफेक्टिव का मतलब ऐसा है कि जो उस पर काम करे। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं हो कि कोई उस उससे बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं, तो वो आपका सॉल्यूशन किसी काम का नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड आउट अ इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दैट। Now, there are four basic steps in problem solving. यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट आपको इसी तरह से स्टेप से चलना है। यहाँ पे आपको इन फोर स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम।
तो फॉर द फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और उसको प्रॉब्लम समझोगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन हाउ कुड यू सॉल्व इट? सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, मीन्स वो किस कैटेगरी में आती है। इज इट अ बिग प्रॉब्लम और इज इट अ शॉर्ट प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व इट इजिली? सो इट्स टोटली अप टू यू। Means how you, what you do, first you have to identify and you categorize the problem कि this the problem, is it solvable or not? So पहले आप तो उसको कैटेगराइज करोगे, देखोगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं और उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब ये होता है कि आप मुतबादिल तलाश करोगे कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुबह मेरी गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है तो व्हाट वुड आई डू? अगर पेट्रोल का जो पंप है वो बहुत दूर और मैं गाड़ी इतनी दूर दूर तक ड्रैग करके नहीं ले जा सकती हूँ, तो फिर मेरे पास कौन से अल्टरनेट बचते हैं? मे बी आई विल आस्क टू माई ब्रदर टू ड्रॉप मी, एंड मैं क्या करूंगी, मैं ऑटो करके आ जाऊंगी। तो ये सब अल्टरनेट्स हैं, या मैं किसी को बोलूँ घर में कि मुझे ड्रॉप कर दें, अदरवाइज मैं खुद ऑटो लेकर आ जाती हूँ कॉलेज में। तो these are the alternatives, and after defining the problem you have to generate the alternatives। एंड आप उन अल्टरनेटिव्स में देखोगे कि कौन सा आपके लिए फिजिबल है, कौन सा इजी है, और आप उस पर काम करोगे। या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, देन इट विल बी गिव यू अ इफेक्टिव रिजल्ट। इफेक्टिव होना जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब ये है कि प्रॉब्लम अगर है और अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट है दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव। सो ये है जनरेटिंग अल्टरनेटिव, जो सेकंड पॉइंट है उसमें वी हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स विच विल बी वेरी इफेक्टिव टू यू। नाउ द थर्ड वन इज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग करना मीन्स उसको जांचना। किस तरह से जांचोगे आप उसको, कि प्रॉब्लम है, अगर वो अल्टरनेट, मेरे पास तीन अल्टरनेट है, तो उसमें से मैं एक इवेल्युएट करके देखूंगी कि अगर मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए तो मैं जल्दी क्या कर सकती हूँ। मे बी अगर मैं घर पर बोलूँ कि मुझे छोड़ दो या ऐसा कुछ, अगर उनको टाइम लग रहा है, वो कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ इस बात कोई बात है, तो वो मुझे लग रहा है कि 5-6 मिनट और मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जल्दी से अगर ऑटो लेकर आ जाती हूँ कॉलेज तो मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी, है ना, अपना लेक्चर मिस नहीं होगा। तो मैं इवेलुएट करूंगी। अल्टरनेट तो है मेरे पास, 2-3 अल्टरनेट है कॉलेज आने के, लेकिन कौन सा इफेक्टिव है मैं उसको जांचूंगी, इवेलुएट करूंगी और फिर उसको मैं उस पर अमल करूंगी। तो दैट इज द इफेक्टिव सॉल्यूशन। नाउ द फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे जो इम्प्लीमेंट करना मीन्स उसके ऊपर अमल करना। तो अगर मुझे फिर ऑटो से जाना पड़ेगा और अगर मैं ऑटो लेके कॉलेज आ जाती हूँ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। सो there are only four, we should say there are the four basic steps of problem solving. First you have to identify the problem, and then generating alternatives and evaluating and implementing the solution. So the main objective of problem solving is to find out the solution only. If the problem is in front of you, so what you do, you have to find out the solution only. प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेन मकसद है वो क्या है, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आप कोई भी अल्टरनेट यूज करें, आप जितने सारे जो है वो अल्टरनेट को जनरेट करें और उसको इवेलुएट करें, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सॉल्यूशन होना चाहिए, उस प्रॉब्लम का हल होना चाहिए। So these are the four steps which we are dealing today one by one, defining a problem। किस तरह से आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे? फर्स्ट, डिफरेंशिएट फैक्ट फ्रॉम ओपिनियंस। पहले तो ओपिनियन का मतलब ये है कि देर आर द इन नंबर्स ऑफ ओपिनियन, बट यू हैव टू डिफरेंशिएट द फैक्ट। पहले तो आप देखो कि सच बात क्या है, सच में कोई प्रॉब्लम अराइज हुई भी है या नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाई अंडरलाइंग कॉजेज। फर्स्ट देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज, उसकी वजह क्या है और किस तरह से ये जो है वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, आपको ये देखना है। नाउ द स्टेट द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, आपको उसको डिफाइन करना है, आपको उसको आपके माइंड में ये उसको
मतलब क्या करना है, क्लैरिफाई करना है कि दिस इज द प्रॉब्लम विच कम्स टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व इट. सो स्टेट द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, देन द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई व्हाट स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन इज वायोलेटेड. वायोलेटेड मीन्स कौन सी ऐसी चीज है जिसको जो है वो वायलेट किया गया है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है दैट द प्रॉब्लम इज ऑकर्ड नाउ. सो यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट. Now the next one is determine in which process the problem lies. जैसे कि कोई मशीनरी खराब हो गई है, फॉर एग्जांपल कि आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, एंड व्हेन यू ओपन द मिक्सर देन देयर इज अ n नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर. तो सो आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा जो पुर्जा है जो काम नहीं कर रहा है, और आपको वहां पे देखना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ हो रही है. मे बी कोई वायर तो नहीं टूट गया है, मे बी कोई उसमें कोई सामान है वो तो नहीं टूट गया है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट. प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. एंड द लास्ट वन इज अवॉइड ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट डाटा. विदाउट डाटा मीन्स आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको पता नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से ठीक करना है उसे, तो यू कांट सॉल्व इट. यू हैव टू टेक योर मिक्सर टू दी समवन. So you have what you will do, you have first you have to collect the data. For that, collect the information, maybe you google it or maybe you ask to someone, call your friend and then ask how to repair it, right? So these are the n number of ways to define your problem. First you have to find out what is the problem exactly, related to which thing. Okay, so now the next one is generating alternatives, which I already told you earlier, means how you create the alternatives. So there are the n number ways where you can create the different alternatives. अब एक problem तो आ गई है, then you have to generate the alternatives. So, how you create the alternatives? Postpone evaluating alternatives initially. आप यहाँ पे आप initial stage पे जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई प्रोजेक्ट आ गया है, आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो है वो आप क्या करोगे, पोस्टपोन इवेल्युएटिंग. आप उसको आते से ही जांचने नहीं लग जाओगे, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट. पहले तो आपको समझना है, आप उसकी जांच शुरू नहीं करोगे इनिशियल स्टेज पे. ओके, ये बाद की स्टेज का काम है वो. Now the next one is specific, include all involved individuals in the generating of alternatives. Include all involved individuals, जितने भी इंडिविजुअल उस प्रोग्राम में या उस प्रॉब्लम में सारे इन्वॉल्व हैं, उसको आप क्या करोगे, उसको भी शामिल करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. आप देखोगे कहीं इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मे बी वो फर्द भी हो सकता है, और मे बी अगर आप मशीनरी की बात कर रहे हो तो मशीनरी में बहुत सारी चीजें जो अलग अलग पुर्जे होते हैं, तो आपको हर एक को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाई अल्टरनेटिव्स कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपको किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट आया है सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू डू कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा काम करना पहले ज्यादा जरूरी है, तो आप पहले वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफाई शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर द इन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स यू कैन जनरेट, बट आप जो है वो शॉर्ट जो अल्टरनेट होगा उसको यूज करोगे, ना कि आप लॉन्ग वे में जाओगे. एक प्रॉब्लम के कई तरह से सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच सॉल्यूशन इज इजीएस्ट एंड विच कैन बी सॉल्व इन अ मिनट और अ सेकंड. क्योंकि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी भी निकल सकता है. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट द लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव एंड शॉर्ट टर्म अल्टरनेटिव्स, एंड देन यू सिलेक्ट द बेस्ट वन between them, right? So the next one is seek alternatives that may solve the problems. So there are the n number of alternatives, no? Then seek the alternative that is solve the problem easily. So you have to identify and then you solve the problem immediately. Now the next one is evaluating and selecting alternatives. यहाँ पे ऐड किया गया है selecting alternatives. मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स बताए हैं उसमें से थर्ड नंबर पर आता है evaluating. अब evaluating में क्या आएगा कि आप evaluate करोगे, जांचोगे. अब उस तरह किस तरह से जांचना है वही आप वन बाय वन हम देखते हैं. Evaluate alternatives रिलेटिव टू द टारगेट स्टैंडर्ड. आप ये देखोगे कि आपका टारगेट क्या है, आपको ये प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व करनी है, तो आप पहले उसके अल्टरनेटिव्स को देख लोगे किस तरह से उसको सॉल्व करना है. एंड इवेलुएट ऑल द अल्टरनेटिव्स विदाउट बायस. बायस मीन्स आपका कोई भी प्रिजुडिस नहीं होनी चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है और आपका कलीग
भी उसमें शामिल है, एंड ही मस्ट बी योर, नहीं कर सकते, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई तासुब नहीं होना चाहिए कि नहीं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसके लिए ये करूंगा और दूसरों के लिए नहीं करूंगा। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको बायसनेस फ्री होना पड़ेगा, यू कांट बी बायस फॉर दैट। ओके, ना इवेलुएट अल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिश्ड गोल। आपका जो फिक्स्ड गोल है विच यू ऑलरेडी फिक्स्ड, सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट एंड यू हैव टू गो थ्रू द वे टू रीच टू दैट पर्टिकुलर goal, right? Otherwise you will may misguided or misleaded to the another destination, so that couldn't be happen. You have to find out the right solution, and what you do, evaluate both proven and possible outcomes. आपको देखना है कि वही आउटकम होने चाहिए जो कि आपने ऑलरेडी तय करके रखे हुए हैं। अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है उसके हिसाब से आप काम करें। आपको कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर कलीग एंड according to the organization require the objectives. Now the next one is evaluate, ये हो गया ना। लास्ट वन इज स्टेट द सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स एक्सप्लिसिटली। आपको ये देखना है कि आप दो अल्टरनेटिव्स को एक साथ यूज कर सकते हो क्या, है ना। कभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है एंड यू कांट मैनेज इट, सो यू हैव टू, आप एक अल्टरनेट पे चल रहे हो एंड व्हाट यू डू, यू हैव टू उसको भी साइड में आप उसको माइंड में रखोगे कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर अ प्लान बी, and maybe that the plan A is not suitable for the circumstances, then what will I do, I will definitely go to the plan B। तो आपको दो प्लान देखने हैं। अगर इस तरह से कि आप अल्टरनेटिव्स यू हैव यू आर गोना सॉल्व टू द प्रॉब्लम, देन यू ट्राई टू मेक द टू सॉल्यूशन फॉर दैट। और अगर एक नहीं काम कर रहा है तो इससे क्या होगा, यू विल सेव द टाइम फॉर दैट, you will be able to save the time। Students, hello, my presentable is visible to you? Yes, ma'am. Okay, Ma'am. Yes, ma'am. okay। Yes, So ma'am. the last step of solving the problem is the implementing solution। implement का मतलब ही होता है कि किसी चीज पर अमल करना, implement करना। जो भी आपके प्रॉब्लम थी आप उसको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे अल्टरनेट क्रिएट किए, आपने उसके ऊपर सोचा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। आप इसको क्विकली भी कर सकते हो। जैसे कि फोर्थ नंबर पे आता है कि इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, बाद में लास्ट में क्या आएगा, उसके ऊपर अमल करना आएगा, मीन्स हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। For implementing the solution, what you do means this is the step where you have to take the action। यहाँ पर आप एक्शन टेकर हो एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू हैव टू do something for that, right? So what you do, first you have to plan and implement a pilot test of the chosen alternative। What is pilot test? Pilot test is a small test, means if you are starting a new organization or new फैक्ट्री ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आप उस फैक्ट्री में जो है वो आप कोई चीज को कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, समझ लो आपकी चिप्स की फैक्ट्री है। तो आप चिप्स बनाने से पहले, इतनी बड़ी फैक्ट्री, तो आप क्या करोगे, पहले पायलट टेस्ट लोगे। आप पहले तो सिलेक्ट करोगे कि आपके पोटैटोज कहाँ से लेने हैं, कौन से खेत से आप पोटैटोज परचेस करोगे, फिर उस पोटैटो पे क्या क्या प्रोसेस होगा, और फिर आप चिप्स बनाकर जो है वो देखोगे, 10 लोगों को उसको टेस्ट करवाओगे। अगर आपके दो तीन वर्जन है चिप्स के, सॉल्टी or tomato chips, like this kind of, there are n number of tests, so what you do, you give to the different people to test your potato chips। और आप देखोगे कि वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। पहले पहले स्लॉट में आप 10 लोगों को बताओगे, दूसरे स्लॉट में आप 100 लोगों को आपकी बनाए हुए चिप्स खिलाओगे, उसके बाद आप बड़े पैमाने पर उसको शुरू करोगे आपकी फैक्ट्री को, राइट। आप डायरेक्टली आपकी फैक्ट्री शुरू करके आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो जिसके लिए आप बना रहे हो, जो आपका टारगेट ग्रुप है, जो पीपल हैं, दैट शुड बी एबल टू लाइक योर प्रोडक्ट, राइट। अदरवाइज यू विल बी फेल। सो व्हाट यू डू, फर्स्ट यू डू द पैलेट स्टडी, दैट जो आप छोटे पैमाने पर करोगे, आप चेक करोगे कि आपकी जो प्रोडक्शन है जो आप कर रहे हो तो वो टेस्टी है भी या नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पायलट स्टडी।
तो ये बड़ा प्रॉब्लम अगर मेरे पास है कि मैंने एक फैक्ट्री तो शुरू कर दी है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो सेलिंग है वो ज्यादा होगी या नहीं, तो उससे पहले मुझे करनी पड़ेगी। और ये पायलट स्टडी जो है वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चिप्स किसी को पसंद नहीं आई है, तो आप फिर उसका क्या करोगे, आप उसकी जांच करोगे कि उसमें क्या चीज ज्यादा तो नहीं हो गई है या फिर है। तो आप उसको क्या करोगे, उसको इवॉल्व करोगे, आप उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। तो पायलट स्टडी में क्या होता है, आपकी टाइम मनी सब कुछ सेव हो जाती है, एंड योर प्रोडक्ट विल बी वेरी एक्सेप्टेबल टू द पीपल। वो अच्छा हो जाएगा उसमें, इट द पायलट स्टडी इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैदर द फीडबैक फ्रॉम द अफेक्टेड पार्टीज। अब जैसे कि मैंने 100 लोगों को एक मैंने पायलट ग्रुप बनाया और उन लोगों को मैंने चेक किया, तो मैं उनका फीडबैक लूंगी, उनका रद्द अमल जो होगा मैं उसको टेस्ट करूंगी कि सॉल्टी एंड पोटैटो चिप्स अगर ये दो हैं और मैंने 100 लोगों को ये दोनों चेक करने के लिए दिया है, तो मैं ये देखूंगी कि सॉल्टी कितने लोगों को पसंद है, 50 लोगों को, और टोमेटो चिप्स कितने लोगों को पसंद आया है। अगर 50-50 है तो दैट इज गुड। और अगर सबको ही टोमेटो चिप्स पसंद आए 90% और 10% लोगों को ही सॉल्टी चिप्स पसंद आ रहे हैं, तो देन आई हैव टू इम्प्रूव माई सॉल्टी चिप्स, राइट। आई हैव टू थिंक ओवर इट दैट व्हाट इज मिसिंग इन दैट। सो यहाँ पे जो फीडबैक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि जो पीपल हैं वो मेरे प्रोडक्ट को लाइक कर भी रहे हैं या नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सीक एक्सेप्टेंस और द कॉन्शियस बाय ऑल दोज अफेक्टेड। मैं उनको जो एक्सेप्टेंस है और वो जो चीज़ें पसंद कर रहे हैं उसको भी नोट करूंगी, जो वो डिसलाइक कर रहे हैं मैं उसको भी नोट करूंगी, एंड ऑल दिस प्रोसेस ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई प्रोडक्ट। और वो मेरे लिए ही फायदेमंद होगा। मैं ये देखूंगी कि कौन सी वो लोग सजेशन दे रहे हैं। किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो वो मुझे फीडबैक देंगे कि इसमें ये चीज़ की कमी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिश ऑन गोइंग मीजर्स एंड मॉनिटरिंग। और मैं उसको मॉनिटर करूंगी, मैं देखूंगी जब मैं बड़े पैमाने पर विन विन आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ चिप्स, देन आई विल बी मॉनिटरिंग कि सही से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, उसमें जो नमक है और जो मसाले उसकी मिकदार सही है या नहीं। आई विल बी मॉनिटरिंग ऑल द टाइम। सो उससे क्या होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज एट द एंड यू विल बी फेल। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मॉनिटरिंग ऑल द टाइम विथ ongoing measures, जो measures जो चल रहे हैं, तो you have to monitoring it all the time. And now the last one is evaluate long term result based on the final solution. मेरा लॉन्ग टर्म ये गोल है कि जो है वो नेक्स्ट ईयर में अनदर फैक्ट्री जो है वो कोई फूड प्रोडक्शन की ओपन करूँ। सो व्हाट विल बी माय प्रेजेंट यू नो क्या कहेंगे उसे, एक मेरा मकसद जो है वो अभी का क्या है, what is my aim and what is my objective right now. So my objective is to produce a large amount of potato chips, so it will be sale very well and I will get a lot of money. So money is not my only the concern. My concern is the product should be likeable to the likeable to everyone. तो मेरे यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो ये कि मेरा प्रोडक्ट सब लोगों को पसंद आए, दूसरा ये है कि मैं उससे कुछ इतना अमाउंट अर्न करूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर न्यू फैक्ट्रीज कोई फूड प्रोडक्शन की मैं ओपन कर सकूँ। तो ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल है नेक्स्ट ईयर वाले। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन जारी है, तो उस वक्त क्या होगा, इवेल्युएट लॉन्ग टर्म रिजल्ट बेस्ड ऑन द फाइनल सॉल्यूशन। मुझे पता है कि जब ये चिप्स की जो फैक्ट्री है, जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल गोल था इस ईयर का कि मैं चिप्स की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखूँ, उसमें जितने भी स्पाइसेस मैंने ऐड की हैं, सॉल्ट ऐड किया है, वो सब कुछ अच्छा हो। जो जो शेफ्स हैं जो ये इसे बना रहे हैं, वो बराबर से उस जो मिकदार जो तय की गई है उसको फॉलो करे। तो मैं उसको मॉनिटर करूंगी, उसको देखती रहूंगी, और जो मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है लार्ज प्रोडक्शन और लार्ज सेलिंग का, वो अचीव हो रहा है या नहीं, मैं उसे बराबर से देखूंगी। Right. So these are the four steps which you have to follow while you are tackling with some problem. आपके पास कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, तो आपको यही 4 steps पे जाना पड़ेगा। Let me rewind for you quickly. The first one is defining a problem. कोई भी प्रॉब्लम आती है, first you have to define the problem. Is it a big problem, a short problem, and how you can solve? This is the first step, right? Now the second one is generating the alternatives. For that you create a different or generate
डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर दैट, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। यू डेफिनेटली क्रिएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। नाउ द थर्ड वन इज इवेलुएटिंग एंड selecting the alternatives, उसको evaluate करके you have to find out that which solution will be the feasible and which solution will be acceptable to everyone. So you will select that and you will go for that. So now the last one is implementing the solution, और आप फिर उस पर अमल करोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. So this is the simple problem solving skill which we have done. So these are the four steps. Now this is the extra information which I really want to give you. More required skill, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो हो गई, लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ आपके अंदर कौन कौन सी मोर स्किल होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली. अब वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, ये देखो. द फर्स्ट वन इज क्रिएटिविटी. आपके अंदर जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, आप उतने ज्यादा अल्टरनेटिव्स जनरेट कर पाओगे, उतनी ज्यादा चीजों के बारे में सोच पाओगे. कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है आपके पास, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज टीम वर्किंग. आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको 20 पीपल के साथ काम करना पड़ रहा है, देन यू हैव टू हैव द टीम वर्किंग स्पिरिट. आपके साथ सबके साथ मिलकर काम करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, क्लैशेस होंगे एंड यू कांट बी एबल टू वर्क विद देम. So team skill and team working is also required for that. Now the next one is emotional intelligence. Emotional intelligence means you are not the person who can easily can be fooled. So the emotional intelligence is also one of the things which you require while you are going to solve any particular problem. Right. Now the next one is risk management. So problem during you are going to solve the problem. सो द रिस्क मैनेजमेंट मीन्स, अगर आपको मैंने फैक्ट्री के एग्जांपल ली है, तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है. किसका रिस्क है, कैपिटल का रिस्क है. मे बी आई विल बी फेल, मे बी आई विल पास. सो वी डोंट प्रिडिक्ट द थिंग्स, देन how I'm gonna do in that particular way. So this is a kind of risk. So उस रिस्क को मैनेजमेंट करना जरूरी है आपको, कि अगर मैंने समझ लो 20 lakhs मैंने अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करने में लगा दिए, तो मुझे उस रिस्क को मैनेज करना है. मैं कुछ अल्टरनेट ऐसा लेकर चलूंगी कि जो है वो मेरे पूरे पैसे, जो मैंने जो कैपिटल लगाया इतना बड़ा अमाउंट, मैं पूरा लॉस में ना आ जाऊं. सो दैट रिस्क वी हैव टू मैनेज इन दैट वे. Now the next one is decision making. This is the one of the best skill which you need while you are going to solve any problem. Decision making skill is the kind of skill where you have to take a decision immediately. Sometimes you saw an accident happen in the road while you are walking. So what you do, you have to take a decision what how to help the person. If the person is got injured, or so the he is bleeding, so what you do, so आप उसको फौरन से हॉस्पिटल में लेके जाओगे. तो यहाँ पे ने आपने डिसीजन लिया कि जो अगर मैं अपनी शॉप पे या मैंने काम से जा रहा हूँ, तो मैंने उसको फौरन उस डिसीजन को चेंज किया, नहीं मैं पहले इनकी मदद करूंगी. तो ये जो हो गया डिसीजन मेकिंग की, आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप क्विकली अच्छे जो है वो डिसीजन ले सकें. So this is one of the best skill which I must say you while you're going to solve the problem. So you have to, you know, you have to take a right decision for any kind of solution. Now the next one is research. Research, that is the skill where your mind is always should be on searching mode and always try to find out the new solution. That your mind should be on the searching mode means, आपके पास अगर एक प्रॉब्लम है, तो आपके माइंड को जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन एट अ टाइम सोचने के लिए यू कैन बी एबल फॉर दैट. राइट. अदरवाइज अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टिक हो कि नहीं मुझे बस मतलब इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किल आए, तो दैट यू आर अ फूल. राइट. बिकॉज दैट कि आपको किसी पॉइंट पे स्टिक नहीं रहना है, बट योर मेन गोल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेन गोल है उसका सॉल्यूशन, ना कि आपकी कोई मर्जी उसमें शामिल हो. बल्कि आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करना है. फॉर दैट यू हैव टू रिसर्च अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट. राइट. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ साथ ये जितनी 6 स्किल्स हैं, ये सारी स्किल भी आपके साथ होनी चाहिए. क्रिएटिविटी,
team work, emotional intelligence, risk management, decision making, and research. So these six skills are also you have you have to solve your problem. And here on this note, I would like to wind up my lesson here. Now this is your turn to ask me a question. If you have any doubt and if you don't understand the some points, then I will be repeat for you, so you can ask me. Just turn on your mic and you can ask the question. Only I will give you 2 minutes for asking the question. Otherwise, I will wind up my presentation here. Hello. Are you able to listen to me? Yes, ma'am. ओके, समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Okay, do you have any question? Yes, मैम ma'am. Yes, say. कोई कुछ बोल मैं रहा था? मैं यस। टीम वर्क कैसे करेंगे? टीम वर्क है, ओके। टीम वर्क जो है वो किसके लिए होता है? टीम के लिए होता है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अभी हम कॉलेज में का मैं पढ़ाती हूँ, है ना, तो यहाँ पर अगर 15 टीचर हैं और अगर हमें कोई समझ लो कोई इंडिपेंडेंस डे का कोई प्रोग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि कुछ स्टूडेंट्स को आपको जो है वो गीत के लिए, कौमी गीत के लिए आपको रेडी करना है। तो अब ये दिस इज प्रॉब्लम ही है ये भी, कि हमें किस तरह से उनको रेडी करना है, किस तरह से हमें उन्हें उसके उसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो अब यहाँ पे 4 टीचरों को जो है वो एक काम को असाइन किया गया है कि आपको ये 26 जनवरी तक आपको इनको रेडी करना है। तो आप क्या करोगे? आप जो है वो, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि किसकी वॉइस अच्छी है, पहले हम उनका टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मेरे साथ जो अदर 4 टीचर्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे उनके साथ कोलैबोरेशन करनी है, उनके साथ मुझे मिलकर काम करना है। सो व्हाट आई डू, आई वुड क्रिएट अ नाइस इंटरएक्टिविटी बिटवीन देम। मैं उनके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगी ताकि जो मेरा काम आसान हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो बीच में। अदरवाइज प्रोग्राम तो फिक्स्ड है, वो तो उसी डेट को होना है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं, ठीक है, मैं अभी आपका मेरा कैमरा ऑन कर लेती हूँ। ओके, कैन यू एबल टू सी मी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो इन दैट वे, अगर मुझे ज़्यादा लोगों के साथ काम करना है तो मैं क्या करूँगी, उनके साथ अच्छी तरह से इंटर एक्टिविटी करूँगी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और काम जो है वो दिए गए वक्त में कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ द टीम वर्क वेयर वी हैव टू वर्क विद द टीम विदाउट एनी conflict, and we have to work at the given time, so that our work will be completed on the given time, and we will do that program on the time. Okay, so this is a teamwork. And anything else? नो Ma'am, मैम, थैंक emotional skills, emotional intelligence. ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस वही बायसनेस को आ जाता है, जहाँ पे आपको जैसे कोई जैसे एक्सीडेंट का मैंने जो एग्जांपल लिया था। अगर जैसे मैं, यू आर वॉकिंग थ्रू द रोड एंड यू सी सम एक्सीडेंट, सो व्हाट यू डू, यू स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर, आप रोने लग गए हो वहाँ खड़े रह के। तो दिस इज ए कॉल्ड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप इमोशंस जो है वो उसके यू यू डोंट हैव, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उस पर्सन की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या आपका वहाँ पे रोना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, आपको यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेना है कि आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। दैट इज द कंट्रोलिंग ऑफ योर इमोशन मीन्स यू आर द इमोशनली इंटेलिजेंट। मीन्स आपको पता है कि कहाँ पे आपके इमोशन को आपको रिलीव करना है, एंड कहाँ पे आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है ना? तो जब आपके कंट्रोल कर लोगे आप इन दोज इमोशंस पे, तो means you are a emotionally intelligent person. So in this way you can control your emotion and do your work.
और अगर कभी ऐसा होता है कि आपने ऑफिस में और आपके बॉस ने आपको डांट दिया, आपने कोई प्रोजेक्ट खराब कर दिया या उनको उनका डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिला और आपको उन्होंने ऑफिस में बुलाया और आपको अच्छी तरह से डांट फटकार की, तो आप क्या करोगे? यू फील वेरी बैड, आई नो। सो व्हाट हैपेंड, यू स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर? नो, यू डोंट क्राई, क्योंकि आप इमोशनली अगर इंटेलिजेंट हो, सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन एंड यूर डू योर वर्क। और दिस टाइम आप क्या करोगे? जो प्रोजेक्ट आपका खराब हो गया है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको पॉजिटिव में लोगे कि नहीं, अगर उन्होंने मुझे डांटा, डेफिनेटली इसमें कोई बात है, तो मुझे इसको और बेटर करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप इमोशन के बहाव में नहीं बहना है, आपको उसको कंट्रोल करके रखना है। एनीथिंग एल्स? Okay, no question here. So I would like to wind up my lesson here. Hope this lesson is really helping to you. Okay, thank you so much for joining.